आइए बच्चों, आज हम हिंदी की सहायक वाचन कृतिका भाग 1 कक्षा 9 का पाठ 2 करेंगे। पाठ 2 है मेरे संग की औरतें और उसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इन्होंने अपने साथ वाली महिलाओं के औरतों के बारे में लिखा है कि वे किस तरह परंपरागत तरीके से जीते हुए भी अपना जीवन लीक से हटकर जिया करती थी। और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि लेखिका जो थी वो जब उनकी नानी की बातें सुना करती थी बचपन में, तो सब बताते थे कि उनकी नानी एक पर्दानशी महिला थी, पारंपरिक अनपढ़ ऐसी औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद विलायत पढ़ने चले गए थे, बैरिस्ट्री करने, और फिर वहाँ से जब वकालत करके आए तो वो अफसर की तरह रहते थे और उनके जो तौर तरीके थे रहने के, उसका नानी के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। और नानी की मतलब लेखिका की जो मम्मी है वो 15 वर्ष की थी तब उनकी नानी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। किसकी? लेखिका की, है ना। तो उन्होंने जो कभी भी किसी के सामने, पराई पुरुष के सामने पर्दा करती थी, किसी से बातें नहीं करती थी, वो अपने पति से बोली कि मुझे आपके दोस्त से मिलना है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्यारेलाल शर्मा। तो सब आश्चर्य करने लगे कि ये क्या हुआ, इनको क्या काम आ गया उनसे, जो किसी से बोलती नहीं है वो आज अचानक। तब पता चला कि उन्होंने जब उनको बुलाया तो ये बोला कि आप मेरी लड़की की शादी आपके जैसे ही किसी आदमी से करना, किसी अफसर से मत करना, किसी अंग्रेजी अफसर के गुलाम से मेरी लड़की की शादी मत करना। मतलब वो बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी जो किसी को पता भी नहीं था और अपने हिसाब से जीती थी। पति उनके अफसर जैसे रहते थे, अंग्रेज़ों के यहाँ काम करते थे, लेकिन वो उनको न दखल देती थी न उनके हिसाब से खुद अपना काम करती थी। वो अपने उसूलों से जीती थी और अपनी बेटी के लिए भी उन्होंने यही सोचा कि मुझे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाला कोई लड़का हो, उसी से अपनी बेटी की शादी करना है। और फिर उनकी माँ की शादी एक अच्छे होनहार आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लड़के से हो गई, जो आईपीएस की परीक्षा में भी नहीं बैठ सकता था, उसमें भी उसे रोक लगा दी थी। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था और माँ बेचारी गांधीवादी सिद्धांतों के चक्कर में हमेशा सादा जीवन रखती थी। साड़ी पहनने की रात भर प्रैक्टिस करती थी ताकि सुबह हंसी का पात्र न बने। उनको साड़ी पहनना नहीं आती थी तो वो रात को पहनना सीखती थी। फिर उनकी माँ को दादी इसलिए अच्छे से रखती थी, दादी उनकी बहुत ध्यान रखती थी क्योंकि उनके परिवार वाले जो ससुराल वाले थे वो सब उन अंग्रेज़ों से बहुत वो थे, प्रभावित थे। और उनके नाना भी पक्के साहब माने जाते थे, है ना, अंग्रेज़ों के यहाँ काम करते थे। इसीलिए उनकी माँ का बहुत मान सम्मान था और उनकी माँ का खुद का स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और वो हमेशा सही सलाह देती थी। उनकी सलाह को सभी लोग पत्थर की लकीर की तरह मानते थे और वो बहुत खूबसूरत और जिम्मेदार और ईमानदार महिला थी और निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखती थी और बहुत ही खूबसूरत तो थी ही सही। उनकी माँ जैसे आम भारतीय महिला होती है ना, बच्चों को खाना बनाना, खिलाना, अच्छी बहू होना, अच्छी पत्नी होना, घर बार संभालना, इस टाइप की कोई भी काम नहीं करती थी। उनको इन सब कामों में रुचि बिल्कुल नहीं थी और ऊपर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी तो बिस्तर पे लेटे लेटे ही काम किया करती थी। जैसा मैंने कहा था कि परंपरागत दादा दादी या सास ससुर जो नाम धरते थे कि या औरतें जिस तरह की होती है उस तरह की, उनके कोई भी कुछ नहीं कहता था, लेकिन है ना, वो इतनी श्रद्धा क्यों थी सबके मन में? क्योंकि वो साहब की लड़की थी एक तो, है ना, और कभी झूठ नहीं बोलती थी और कभी बात इधर की उधर नहीं करती थी। तो झूठ नहीं बोलती थी तो घर के लोग पसंद करते थे और कभी इधर की उधर बात नहीं करती थी तो बाहर के लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे और मान देते थे। दोस्त तो वो बच्चों की भी थी, पर जो माँ की भूमिका थी वो सब उनके पिताजी ने ही निभाई थी। उनकी माँ उनका कोई काम नहीं करती थी। मुझे याद है कि बचपन में उनके घर में ऐसा माहौल था कि अगर चिट्ठी आती थी तो कोई ये नहीं पूछता था क्या लिखा है। भले ही बहन की बहन को चिट्ठी हो तो वो उसके लिए चिट्ठी है तो वो पढ़ेगी और कोई उसमें दखल नहीं देता था, इंटरफेयर नहीं करता था, है ना। और सास ससुर भी थे और उनके छोटे छोटे घर में 6 बच्चे थे और सबको अपने अपनी मनपसंद काम करने की छूट थी। किसी को कोई ऐसा ज़बरदस्ती प्रेशर, मतलब वो नहीं करता था कि तुमको ऐसे ही रहना है, यही परंपरा है हमारे यहाँ की। ऐसा नहीं है, जिसको जैसे जीना हो जी सकते, ऐसी स्वतंत्रता थी। उनकी मम्मी को जब बच्चा होने वाला था तो उनकी जो दादी थी उन्होंने
मन्नत मांगी थी कि मेरी बहू को लड़की ही होना चाहिए, क्योंकि वो लड़कियों के साथ जो अन्याय होता था उसको देखती थी, तो वो चाहती थी कि उनके घर में लड़की हो और वो उसे पूरा न्याय मिले, और उसको उनके घर में लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता था। और वो कन्यादान का पुण्य भी कमाना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उनके घर में लड़की ही हो और लड़कियों को पालन पोषण करे, पढ़ाए लिखाए, और उनकी यही आरजू थी। और वो इसी फिर लेखिका की माँ को लड़की ही पैदा हुई, एक दो नहीं पूरी 5 कन्याएं। और वैसे भी भगवान उनकी सब सुनते थे, भगवान से क्या कहें, है ना। उनके सामने तो चोर भी अफरा तफरी में लग जाता था। एक बार उनके घर में चोर घुस गया और सब लोग शादी में गए हुए थे, नीचे पड़ोस में शादी थी, तो वो समझ गई थी कि चोर आया है, तो उससे बोली, अंधेरा था एकदम, कि जा पानी लेके आ कुएं से। और वो पानी लेके आया तो आधा पी के बोलती अब तू पी। तो उस चोर ने पी लिया और फिर बोलती लोटा लेके कि अब तूने मेरा झूठा पानी, मेरे एक ही लोटे से पानी पी लिया, अब तू मेरा बेटा हो गया, चाहे चोरी कर चाहे खेती कर। मतलब वो समझ गई थी कि चोर है। तब भी उन्होंने चोर से कुछ भी नहीं कहा और चोर को ऐसा शर्मिंदा करा कि फिर चोर हमेशा के लिए चोरी छोड़कर खेती करने लगा। ऐसे उन्होंने बिना कुछ बोले भी मतलब ऐसा सहयोग करा कि जैसे चोर को भी अच्छा ईमानदार व्यक्ति बना दिया। और इसी तरह जब 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली थी, तब उनका ऐसा हुआ था कि वो जश्न में शामिल नहीं हो पाई थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी। उस समय के दिनों में टाइफाइड को भी बहुत बुरी बीमारी माना जाता था और उनको घर से निकलने के लिए मना कर दिया था। जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, और उसमें अभी कोई टीका या दवाई नहीं है, तो इसलिए सबको निकलने को मना किया। इसी तरह पहले के ज़माने में टाइफाइड के लिए भी कोई इलाज अच्छा नहीं था, तो उस समय उसको भी बहुत बुरी बीमारी माना जाता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत रोई वो लड़की, तो उनके पिताजी ने उनको ब्रदर्स कारामजो के उपन्यास पढ़ने को दे दिया। अब उनको उपन्यास पढ़ने का तो जैसे मानसिक रोग था, मतलब उनको पढ़ने का शौक़ था, लेकिन वो पता नहीं क्यों वो वाली किताब दे दी जो उनको समझ में ही नहीं आई। बहुत दिन तक पढ़ती रही, 2-3 बार 4 बार पढ़ी, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन आज तक भी उनको ये बात समझ नहीं आई कि उस किताब में क्या था। लेकिन एक अध्याय उसको पहला जो कंठस्थ हो गया था बार बार पढ़ने से, वो था कि उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन में एक महत्वपूर्ण भाग जो प्रभावित कर गया वो क्या था, जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ और कठगुलाब उपन्यास के कई अंश उन्होंने उसके कारण लिखे, क्योंकि उसमें क्या बताया था, बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अनाचार के बारे में उस किताब में एक अध्याय में लिखा था। तो उसके प्रभावित हुई थी और फिर स्वयं भी लेखन का कार्य करने लगी। और माँ जी की मन्नत का असर हुआ तो चारों बहनें कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुई और हमेशा आगे बढ़ती गई। सबसे जो थी वो थी मंजुल भगत, जो कि लेखिका का अवतार मानी, हमेशा लिखती थी बढ़िया बढ़िया। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर थी वह खुद थी लेखिका, उनका घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला था, मृदुला गर्ग। और उन्होंने भी अपना लेखन कार्य शुरू किया। और पिताजी की और 3 बेटियां थी उनके, चित्रा, अचला और रेणु। ये 5 में से बीच की 2 लड़कियां थी जो नहीं लिखती थी। अचला भी लिखती थी, वो 8 साल छोटी थी तो वो इंग्लिश में लिखती थी। और उनका भाई जो राजीव था वो सबसे छोटा था, वो भी लिखता था। हम 4 लिखते थे और हमारा पूरा परिवार पढ़ता था। और मेरे ससुराल वाले नहीं पढ़ते थे, तो मुझे शुरू में बुरा लगा, फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा है जो नहीं पढ़ते, नहीं तो फिर आलोचना सुननी पड़ती। और मेरी जो चौथे नंबर की जो बहन थी रेणु, उसका तो और आलम अलग ही था। वह गर्मी में भी स्कूल से घर वापस आती भरी दोपहरी में, तो उसे जब गाड़ी लेने छोटी बहन जाती बस अड्डे, तो वो उस पर गाड़ी पे बैठने से मना कर देती, बोलती कि सामंतशाही का प्रतीक है, मैं इस पर नहीं बैठूंगी। और ये पिताजी का अतिरिक्त लाड़ भी दिखाई देता, इसलिए वो बैठती नहीं थी। और उसके बाद गाड़ी में बैठने का मना कर देती, वहाँ तक तो ठीक था। फिर परीक्षा देने से भी इनकार कर दिया और बोलती बीए करने से क्या होगा, स्कूल तो जैसे तैसे पढ़ लिया। फिर सबने बोला कि बीए कर लेगी तो शादी हो जाएगी अच्छे घर में, अच्छे से पढ़ेगी तो नौकरी लग जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बीए करा और वो बिल्कुल भी परीक्षा देना नहीं चाहती थी। पढ़ना तो चाहती थी लेकिन परीक्षा नहीं देना चाहती थी। उसे कोई यदि इत्र भेंट करता तो बोलती थी मैं नहा के आई हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मतलब यूँ कि मेरे को कोई मेरे शरीर से बास नहीं आती जो मुझे तुम इत्र दे रहे हो है ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर की बहन थी चित्रा।
वह कॉलेज में पढ़ने जाती थी तो उसे खुद से ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने में दिलचस्पी थी। वो दूसरों को पढ़ाती थी, है ना, अपनी क्लास की लड़कियों को पढ़ाती थी और उन लड़कियों के ज़्यादा नंबर आते थे और उसके खुद के कम आते थे, क्योंकि अपना नहीं पढ़ती थी, जबकि आता सब कुछ था, पढ़ाने में ही लगी रहती थी। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि उसने अचानक से ऐलान कर दिया कि मैं इस लड़के से शादी करूँगी, जबकि ये उस लड़के को भी पता नहीं था कि वो उसको पसंद करती है और शादी करना चाहती है ना। और फिर उसके घर में भी उसने बताया कि मैं जो निर्णय ले लिया वो ले लिया है, मैं उसी से शादी करूँगी। मतलब इतना दृढ़ निश्चय करके रखती थी वो। और अपनी हमसे जो छोटी बहन थी अचला, वो काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी और उसका पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया और उसके बाद पिताजी की पसंद से शादी कर ली और लीक से हटकर बिल्कुल नहीं चल पाई। एक बात सब बहनों में एक सी थी कि उनने घर बार अपनी परंपरागत तरीके से भले न चलाए हों, पर शादी नहीं तोड़ी। सभी ने शादियों को कायम रखा और अपना घर बसा के रखा। शादी के बाद वो जब बिहार के एक कस्बे में गई तो वहाँ पर जब पिक्चर देखने जाते थे तो आदमी अलग उसमें बैठते थे और महिला अलग बैठती थी। पुरुष और महिला के बैठने की व्यवस्था अलग थी, चाहे पति पत्नी हो तब भी अलग ही बैठते थे। वहाँ बहुत ज़्यादा पर्दा था, लेकिन नाटक का शौक़ था इनको, अभिनय का, तो इन्होंने क्या किया कि साल भर के अंदर अंदर शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और उस नाटक के पैसे को अकाल राहत कोष के माध्यम को उन्होंने दान कर दिया। और वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक छोटे कस्बे में पहुँची। वहाँ बागलकोट में रहती थी। वहाँ 2 बच्चे थे उनके और वो पढ़ाई की उम्र लायक हो गए। जब उनको स्कूल में भर्ती करना था तो स्कूल नहीं था वहाँ पे अच्छा सा कोई, तो उन्होंने एक कैथोलिक बिशप से दरखास्त की कि यहाँ पे आप स्कूल खोलने में मदद करो, स्कूल खोलो। पर उन्होंने स्कूल नहीं खोला और बोलने लगे कि कोई गारंटी नहीं है कि ये स्कूल आगे 100 सालों तक चलेगा, इसलिए हम स्कूल नहीं खोलेंगे। तब लेखिका को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि 100 साल तो खुद इंसान की भी उम्र नहीं होती है, आप स्कूल की बात कर रहे हो। लेकिन फिर उन्होंने ये तय किया कि वो स्वयं स्कूल खोलेंगी जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। और उन्होंने स्कूल खोला। अफसरों के बच्चे तक उनके स्कूल में आने लगे और स्कूलों में दाखिला भी पा गए। और ऐसे अनेक मौके आए जब उन्होंने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। और उनका लेखन कार्य भी लीक से हटकर था, बहुत अच्छा लिखती थी वो। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, फिर भी वो उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित क्यों थी? लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था, लेकिन उनके बारे में बचपन से ही सुनती आ रही थी। उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनका पति शादी होने के बाद बैरिस्टर पढ़ने गया और वकालत करके आया था और बहुत अफसर जैसे रहते थे वो। लेकिन उनकी नानी हमेशा अपने हिसाब से रहती थी, पर्दा करती थी। और उनके बैरिस्टर पति के मित्र जो थे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनसे उन्होंने वचन लिया था कि किसी आज़ादी के दीवाने से ही मेरी बेटी की शादी करना, किसी अफसर से नहीं करना। हालांकि उनको उनकी नाना से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको वो जीवन पसंद नहीं था। उनको हमेशा स्वतंत्रता के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं थी, इसलिए उनकी नानी से वो इतनी प्रभावित थी। प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी थी? उनकी नानी जो एक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, लेकिन वो विलायती ठाट बाट से बहुत दूर रहती थी। उनके पति के रहन सहन से बिल्कुल प्रभावित नहीं थी वो। और उन्होंने जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो मित्र थे उनके पति के, उनसे अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से कराने को कहा। मतलब अंदर से जो भावना थी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह ही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई थी। वो घर के अंदर रहने वाली महिला थी, लेकिन भावनाएं उनकी स्वतंत्रता में अपना योगदान देने की थी, तो उन्होंने इसलिए ऐसा कहा। प्रश्न 3 है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन में के आलोक में क और ख 2 दिए हैं। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखो। और दूसरा है, लेखिका की दादी के घर के माहौल को अपने शब्दों में चित्रण क्यों। पाठ पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आ जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। क है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं। उनकी माँ बहुत सुंदर थी, है ना, नजाकत नफासत सब था उनके अंदर, परियों से कम नहीं थी। और खादी की साड़ी पहनती थी वो और बहुत अच्छे से रहती थी, है ना। वो ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, है ना, और कभी भी चुगली नहीं करती थी, इधर से उधर नहीं भिड़ाती थी, हमेशा सही बोलती थी, सत्यवादी थी,
इसलिए, और वो घर के काम भी नहीं कर पाती थी, बीमार रहती थी, तो उनके अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जेठानी और उनके जो घर के पुरुष थे, सास थी, सभी उनके बच्चों की देखभाल भी करते थे। शिक्षा और संगीत प्रेमी थी वो, है ना। संगीत सुनने का बहुत शौक़ था, रेडियो लगाकर लेटे लेटे गाने सुनती थी। सच्ची दोस्त भी थी वो, अपने घर के और बाहर वालों के सभी के साथ सहृदय भावना से रहती थी, अच्छे से रहती थी। और वो पारिवारिक जो कार्य थे, घर के काम जो रहते थे एक बहू के, वो नहीं कर पाती थी, उनमें असमर्थ थी। कुछ तो बीमारी कारण थी और कुछ वो ऐसे परिवार से आई थी तो वो कर नहीं पाती थी कुछ भी काम। तो इसके लिए उनके घर के सभी लोग उनका आदर करते थे और उनका काम भी पूरा कर देते थे। और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी था, क्योंकि एक तो अफसर की बेटी थी, ऐसा उनके ससुराल में सब लोग मानते थे। और वो लोग बहुत प्रभावित थे बैरिस्टर अफसरों से, इसलिए भी उनका मान सम्मान बहुत था ससुराल में। और है ना, घर जो बहू के काम थे वो नहीं निभा पाती थी, तो वो लोग सोचते थे कि इनने कभी किया नहीं होगा। और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती है तो सब लोग मिलकर उनका काम भी कर देते थे, कभी किसी ने उनको परेशान नहीं किया। और दूसरा है, लेखिका की दादी के घर का माहौल अपने शब्दों में करूं। तो लेखिका की घर में दादी का घर का माहौल तो बहुत अच्छा था। उनके घर में लड़कियों की बहुत मान सम्मान था। लड़कियों के लिए उनकी दादी ने मन्नत मांगी थी। 5 बेटियां हुई तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारी 5 लड़कियां हैं, कोई बुरा नहीं लगा। एक भाई हुआ था उनका, है ना। और 5 बेटियां एक से एक निकली, सब अच्छी लेखिका और अपने अपने विचारों वाली थी। किसी के विचारों को दमन नहीं किया गया। और उनके घर में धार्मिक वातावरण भी था। और हमेशा उनकी दादी मंदिर जाती थी, शिक्षित थी, सुसंस्कृत थी, इसीलिए बच्चे भी सब उनके बहुत अच्छे निकले। और परिवार के सदस्यों को भी अपने हिसाब से रहने की छूट थी। प्रश्न 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू मतलब बहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो हमने पाठ में पढ़ा ही है कि उन्होंने ये मन्नत इसलिए मांगी थी कि वो चाहती थी कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया लिखाया जाए, सभी क्षेत्रों में वो बरोबर की हकदार हैं लड़कों के समान। तो उसके लिए वो सबको समझाती थी। तो उनने सोचा क्यों न इसकी शुभ कार्य की शुरुआत अपने ही घर से की जाए। तो काश मेरी बहू को अगर लड़की हुई तो मैं ये सब करके लोगों को दिखाऊंगी, है ना। और स्त्री के सम्मान और जागरूकता के लिए भी वह हमेशा कार्य करती रहती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे ही घर में भगवान लड़की देना, ताकि मैं स्वयं भी शिक्षा, सम्मान आदि के अवसर उन्हें दूं और उनको पढ़ाऊं, लिखाऊं और उनको आगे बढ़ाऊं। इसीलिए उन्होंने मन्नत मांगी थी। फिर प्रश्न 5 है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी और को सही राह पर लाया जा सकता है। ये कैसे बताएंगे, तर्क बताइए इस पाठ में। तो डराने, धमकाने या उपदेश देने या दबाव डालने की बजाय सहजता से लाने के लिए एक उदाहरण इसमें बताया था कि जब दादी सो रही थी और रात में चोर आ गया था, तो उनको पता था कि ये चोर है, तब भी उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि पानी लेके आ। तो वो अपने आप उसको जाना पड़ा पानी लेने। जब वो पानी लेके आया तो पानी पी के उसी लोटे को दिया कि अब तू पी ले, तो उसने भी पी लिया। तो फिर बोली कि अब तू मेरा बेटा हो गया है, अब तू खेती कर या चोरी कर, जा तेरी मर्जी। तो वो चोर शर्मिंदा हो गया और बिना चोरी करे चले गया और हमेशा ईमानदारी से रहने लगा। इस पाठ में इसलिए ये बताया गया है कि सही राह पर किस तरह से लाया जा सकता है, बिना डराए धमकाए और बिना उपदेश और दबाए, है ना। फिर प्रश्न 6 है, शिक्षा बच्चों को जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने क्या प्रयास किए। शिक्षा बच्चों के जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जब वो कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहने लगी थी तब उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ना था और पढ़ने की उम्र हो गई थी और उस समय स्कूल नहीं थे। एक क्रिश्चियन स्कूल से उन्होंने बात भी की थी कि आप हमारे गाँव में स्कूल खोलो, तो उन्होंने स्कूल खोलने में मना कर दिया। और अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीनों भाषा सिखाने वाला एक प्रारंभिक स्कूल वहाँ स्वयं लेखिका ने खोला और उसमें सभी बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों के अधिक श्रद्धा भाव से देखा जा सकता है। मेरे संग की औरतें वाला जो पाठ है, इसके आधार पर ईमानदार, निष्पक्ष, समाज के हित सोचने वाले, श्रद्धा का भाव रखने वाले अच्छे लोग, है ना, सबके लिए अच्छा सोचने वाले, कभी झूठ न बोलने वाले व्यक्तियों के लिए श्रद्धा भाव को अधिक बताया गया इसमें। और लेखिका की माँ जो थी वो भी सभी बातों का ध्यान रखती थी, इसीलिए उनकी श्रद्धा की पात्र थी। जबकि वो घर का काम नहीं कर पाती थी, बच्चों को भी नहीं संभाल पाती थी, तो भी उनका मान सम्मान इसीलिए था कि वो ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, झूठ नहीं बोलती थी, इधर की उधर बातें नहीं करती थी। मतलब उनका पूरा वो जो चरित्र था वो बहुत अच्छा था, इसलिए वह श्रद्धा के भाव से देखी जाती थी।
प्रश्न 8वां है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार लिखिए। लेखिका की जो छोटी बहन जो थी रेणु, वो तेज बारिश के बाद भी अकेले स्कूल गई और लौट कर आ गई। और उसके बाद लेखिका ने उनसे कहा कि हमने पहले ही मना किया था कि क्यों जा रही हो स्कूल। तो उन्होंने बोला इसमें मना करने की बात कहाँ से आ गई, मुझे पढ़ना था, मैं स्कूल गई, अगर स्कूल बंद था तो मैं लौट के आ गई, है ना। इतना जिद्दीपन था उनके अंदर, और वो किसी की सुनती नहीं थी। उनको ऐसा था कि मैं देख के आऊँगी और मैं तय करूँगी कि मेरे को क्या करना है। इसी प्रकार जब लेखिका ने देखा कि कर्नाटक में बच्चों को स्कूल में भर्ती करना है और वहाँ स्कूल नहीं है, तो उन्होंने भी ये ठाना कि मैं स्वयं स्कूल खोलूँगी और हिंदी, कन्नड़ और इंग्लिश भाषा, तीनों भाषाओं को यहाँ पे बच्चों को पढ़ने का मौका दूंगी। और स्वयं के बच्चों को भी पढ़ने को मिला और बाकी लोगों को भी उस स्कूल में उन्होंने दाखिला दिया। इस तरह से उन्होंने जीत पूरी की। तो इसमें यह है कि अकेलेपन से काम करने का भी मज़ा कुछ और है। दोनों बहनों ने अपनी अपनी अकेले जीत पूर्ण करने के लिए जो कार्य किए वो एक अपनेपन में अलग ही थे। और अब ये प्रश्नोत्तर बहुत पूर्ण हो गए हैं, और इस पाठ को ध्यान से सुन लोगे, प्रश्नोत्तर एक एक बार सुनोगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। पाठ को याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत।